नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रिश्तों पर विश्वास करें या नहीं, यह सवाल राजस्थान के श्रीगंगानगर से आई एक खबर ने फिर से खड़ा कर दिया है। इसे हनीमून मर्डर 2.0 कहा जा रहा है क्योंकि इसकी पटकथा ठीक वैसे लिखी गई जैसी कुछ समय पहले इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में देखने को मिली थी। यहां शादी के महज 3 महीने बाद ही एक पत्नी ने अपने पति की जान ले ली। आशीष पर हमला हुआ, उसका गला घोटा गया और फिर लूट की झूठी कहानी रचने के लिए पत्नी ने अपने गहने तक हमलावरों को सौंप दिए। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए गला घोटने के निशानों ने इस परफेक्ट मर्डर की साजिश की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन सवाल यह कि 7 साल का प्यार और 3 महीने की शादी, ऐसा खौफनाक अंत आखिर कैसे हुआ? आखिर क्यों अंजू ने चुना मौत का रास्ता? इस मर्डर की प्लानिंग में आखिर प्रेमी संजू का रोल क्या था? जैसे बहुत सारे सवाल हैं। सवाल यह भी कि 7 साल पुराना प्यार और उसके बावजूद आशीष से शादी, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? जब किसी से प्यार कर रही थी तो उसके बावजूद उसने किसी और से शादी क्यों की? अंजू ने आशीष से शादी परफेक्ट मर्डर की साजिश के लिए की क्या? क्या समाज की नजरों में खुद को निर्दोष दिखाने के लिए यह सब कुछ किया गया? क्या यह निर्दोष की जान लेने की प्योर क्रिमिनल प्लानिंग थी? क्या अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है? मर्डर जैसे अपराध को हिट एंड रन का रूप देना, यह आखिर कैसी मानसिकता है? और एक के बाद एक ऐसे कई मामले, पहले सोनम का वो केस इंदौर का, और उसके बाद श्रीगंगानगर से जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये घटना हैरान कर देने वाली है। अब ऐसे हादसों की जांच के लिए क्या नए प्रोटोकॉल अपनाए जाने चाहिए? अपराधी पुराने केसों से क्या मर्डर आइडियाज कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि इसमें देखा गया कि इंदौर की जो राजा रघुवंशी हत्याकांड का जो पूरा मामला था, ठीक उसी तर्ज पर यहां पर भी इस मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया गया। ऐसे मामलों को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में क्या रखा जाना चाहिए? क्या कानून में सख्ती जरूरी है जो हनीमून मर्डर्स के लिए यह मिसाल बन सके, ताकि ऐसा कम से कम आगे ना हो पाए? तो ये हमने आपको कुछ जानकारी आप तक पहुंचाई है, लेकिन ये ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ। दरअसल राजा और सोनम की शादी, राजा रघुवंशी की हत्या और आशीष अंजलि की शादी, ये आप देखिए, जरा टाइमलाइन भी देखिए। 11 मई 2025 को हुई थी और दूसरी तरफ 2 जून 2025 को। तो ये पूरा जो सिलसिलेवार तरीके से जो घटनाक्रम है वो सामने आता है और इसमें कई किरदार नजर आते हैं। इसमें किरदार ऐसा कि प्यार में क्या पत्नी इतना ज्यादा अंधा हो गई कि अपने पति को मौत की खाट उतार दिया क्या? इसकी बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई। लेकिन पिछले 7 साल से अंजू का जो प्रेमी है उसको लेकर के भी शक का दायरा गहराता हुआ नजर आ रहा है। सवाल उससे भी जुड़े हुए हैं। 2 अलग अलग और लोग कौन हैं? बादल और रोहित जो संजू के दोस्त हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर के कुल मिलाकर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन आप ये देखिए, ये पूरी मर्डर मिस्ट्री ये इसी के इर्द गिर्द चल रही है। अंजलि जो कि पत्नी है, आशीष पति, संजू उसका प्रेमी, बादल इस मामले को लेकर के आरोपी बताया जा रहा है और रोहित भी इसमें आरोपी है। दरअसल ये दोनों जो हैं वो संजू के दोस्त हैं, यानी कि उस जो कातिल पत्नी है उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त बताए जा रहे हैं ये दोनों लोग। तो यानी कि कुल मिलाकर के इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब कई चीजें हैं जो कि सामने आई हैं, जरा कुछ सवाल भी हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं, आपको बताते हैं। और क्योंकि बहुत सारे सवाल ये कि आखिर 7 साल पुराना जो प्यार है उसके बावजूद एक बार फिर से आशीष से शादी करने का मतलब क्या था? अंजू ने आशीष से शादी क्या परफेक्ट मर्डर की साजिश के लिए की थी? और सवाल यह भी कि क्या समाज की नजरों में खुद को निर्दोष दिखाने के लिए सब कुछ किया गया? क्या यह निर्दोष की जान लेने की यह प्योर क्रिमिनल प्लानिंग थी? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? वो चीजें भी धीरे धीरे करके और सामने आ रही हैं। लेकिन क्या अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है? मर्डर जैसे अपराध को हिट एंड रन का रूप देना आखिर कैसी मानसिकता है? क्योंकि यह पूरा मर्डर प्लान था, लेकिन उसको हिट एंड रन का मामला दिखाना और यह बताना कि उस महिला के गहने चोरी हो गए, चोर उसके गहने चुरा करके ले जाते हैं। लेकिन जब बाद में जांच होती है उसमें पता चलता है कि उस महिला ने, यानी कि अंजलि ने, अपने गहने खुद उतार करके कुछ लोगों को दे दिए और उसके बाद में कह दिया कि उसके साथ चोरी हुई है। हिट एंड रन का मामला सामने आया। अब ऐसे हादसों की जांच के लिए क्या नए प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत आ चुकी है? इन तमाम सवालों का जरा इस कार्यक्रम के अंदर चर्चा करेंगे, उनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले आपके साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, आपको जरा उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर शोभना शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। शोभना जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल कुमार गोठवाल सर कार्यक्रम में है। अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका। और कानून सलाहकार प्राची जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्राची जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं शुरुआत जरा अनिल सर से कर रहा हूं। अनिल जी, एक चीज ये बड़ी साफ साफ और सीधी नजर आ रही है कि लगातार जो ऐसे मामले हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि भाई एक लड़की जो कि किसी और से प्यार करती है, सालों का उनका रिश्ता चला आ रहा था, कुछ महीने शादी हुए थे, उसके बाद में इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। ये क्या है? और ये एक केस नहीं, इससे पहले हमें याद है कि सोनम का जो केस हुआ था, राजू रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ, वो सबके सामने है। देखिए शुभेंदु जी, ये ऐसा मामला है कि इसके अंदर सामाजिक दबाव का एक सीधा सीधा एक दायरा नजर आ रहा है। लड़की पटना चाह रही थी, ये भी कहना है उसका, और एमए के बहाने फिर शादी क्यों की, ये बात सही है। तो शादी कहीं ना कहीं परिवार के, समाज के या उस दबाव के अंदर की है और वो उसको पसंद नहीं था, तो इंस्टिगेट किया, जो उन्होंने षड्यंत्र रचा अपने प्रेमी के साथ मिलके, संजू के साथ मिलके। तो ये एक बताता है कि अब आज के समय में प्रेम के जो रिश्ते हैं, प्यार का जो रिश्ता है, जो सामाजिक रिश्ते हैं, इसमें कम्युनिकेशन गैप है, भावनात्मक प्यार, ये कोई मायने नहीं रखता है। और अगर आपका ऊपर कोई दबाव है तो इस तरह से वो करके आप शादी भी कर लीजिए और उसके बाद में रास्ते से हटाने के ये तरीके सामने आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इसके अंदर सोशल मीडिया का, सामाजिक दबाव का, कम्युनिकेशन गैप होंगे। आप देखिए कि उसने पूरी प्लानिंग के अंदर साथ किया, उनसे पूरे दिन भर बात की है, उनको वहां बुलाया है, और उसके बाद में वो वहां से 190 चले गए सिर्फ अपनी प्रेजेंस छुपाने के लिए। तो ये जो चोटें थी पुलिस की नजर के अंदर सिर के ऊपर, आपका एक्सीडेंट होता तो सामने और पीछे एक साइड में चोट आ सकती है, लेकिन दोनों तरफ नहीं आएगी कि सिर के सामने भी आती है या सिर के पीछे भी आती। और फिर गला के अंदर जब पोस्टमार्टम का वो हुआ, तो वहां जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि इसके गले के ऊपर भी कुछ निशानात है। तो ये कुछ चीजें हैं, और जांघों के ऊपर चोट आना, ये सारी चीजें पुलिस को पहले दिन से शक हो रहा था। और उसके बाद में इसके जो चाचा हैं वो ये कह रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, और फिर कान के बाले में। तो ये कुछ सवाल ऐसे पहले दिन से खड़े हो रहे थे, तो पुलिस ने इसकी गहराई करके और उसके तो कॉल रिकॉर्ड, ये पूरे दिन की हिस्ट्री खाली, तो ये एकदम सामने आया, और कि ये इसके अंदर के प्रेमी और ये शामिल थे। मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि उनके जो आर्थिक स्तर है, या पहले से, या इस समाज के अंदर क्या बचपन से कुछ शादी तय हो जाती है, उसके बाद वहीं शादी करना, ये सवाल खड़े करता है, या दबाव में शादी की गई है। ये सारी चीजें, मेरा ऐसा मानना है कि इस षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ होगा, ताकि उसने ये जो उसके प्रेमी हैं उससे, उनके दोस्तों से मिलके उस बात को इन्होंने अंजाम दिया है। बड़े सवाल मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर दबाव में ये रिश्ता किया गया, ये शादी की गई, तो उसका अंत क्या हुआ, ये सबके सामने है। मैं इसमें शोभना जी को भी जरा जोड़ रहा हूँ। शोभना जी, ऐसे लोगों की जो सोच है कैसे समझ में आए? भाई हमने सोनम वाला जो केस था उसको भी देखा, इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद ये राजस्थान के अंदर जो एक घटना सामने आई, ये क्या दिखाती है, क्या बताती है, कैसे समझें? क्या दबाव डाला गया होगा? एक तरफ ये भी समझ लिया जाए, चलिए कि ठीक है परिवार का दबाव होगा कि यहां पर आप शादी कर लीजिए, लेकिन आपने जब इतना एक्सट्रीम स्टेप बाद में उठाया, तो क्या उस वक्त आप घर में अपनी बात नहीं रख सके? क्या उस वक्त आप अपने परिवार को नहीं बता सके, या कोई और दूसरी वजह भी इसमें आपको दिखाई देती है?
देखो, जहां तक मानसिकता की बात है और जहां तक फैक्टर की बात है कि क्या फैक्टर होंगे जिसकी वजह से इस तरह की चीजों को अंजाम दिया गया, तो हम एक फैक्टर पे नहीं जा सकते। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे पहला है पेरेंट्स का। कभी ना कहीं पेरेंट्स को भी समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है इस केस में भी, कि उसने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की होगी या बताया नहीं होगा। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट्स को भी पता होता है, बट उनका हमेशा प्रेशर होता है रिलीजन को लेके कभी, या मनी को लेके, या वर्क प्रोफाइल को लेके, कि वो लोग अपनी चीजों पे भी बड़े रिजिड होते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का। दूसरा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, एक पार्टनर आप चुनने जा रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज आपको पसंद है तो आपने ले ली। अमेजोन का पैकेज नहीं है कि आप वापस से रिटर्न कर दोगे। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में, अगर आपको लगता है आपकी लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगी और आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो, तो मुझे लगता है इस तरह के स्टेप लेने से उसका बेहतर तरीका है है ना, कि पहले डाइवोर्स ले ही मना लीजिए कर दो। भाई, अलग हो जाइए। आपको अगर आपको Yes. समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कानूनी तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर कि नहीं कुछ भी हो जाए आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि उनको नहीं पता होता ना कि बातें चीजें बाद में खुलेंगी। उन्हें तो लगता है कि लाइफ से हमने अलग कर लिया। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी, फैमिली और पर्सन के अपने भी पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग डिवोर्स भी दे सकते हैं, मना कर दो आप, कुछ बहुत सारी चीजें आजकल चली हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी आप कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल चीजें आप पहले से ही सोच के चल रहे हैं। दूसरा, जो साथ दे रहा है, कई बार उसका भी बहुत माइंड सेट होता है। जरूरी नहीं है लड़की का, लेकिन जिसके साथ वो मिलके करा, कहीं ना कहीं उसकी भी मेंटल जो स्टेटस है उस पर भी कई चीजें डिपेंड करती है। तो एक फैक्टर को हम दोष नहीं दे सकते, मल्टीपल अच्छा, एक फैक्टर चीज हैं ये, जिसमें ये चीजें अगर होती दिमाग हैं। को पढ़ा जाए ऐसे लोगों का, तो ये कहा जाता है कि प्यार में उस वक्त अंधे हो जाते हैं, शायद ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। तो अपना जो साथी है, जो आपका साथी है, उसकी बातों पर भी बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शोभना जी, कि उसका माइंडसेट क्या है। अगर उसकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हिंसक टाइप की है तो उसका इंप्रेशन आपके ऊपर भी आएगा। वो कहेगा बार बार कि भाई आप छोड़ दीजिए, आप उसको मार दीजिए, अलग कर लीजिए, तो उसका इंप्रेशन पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो ये जो चीजें अगर होती है ना मर्डर वाली, ये एकदम से तो अचानक नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं उसकी जो चीजें होते हैं, मार्क्स जो होते हैं, इनिशियली स्टार्ट हो जाते हैं। ये लोग ना कई बार पीपल प्लीजिंग होते हैं, बहुत हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सामने वाले को लगता है ट्रस्ट जीतने के लिए हर चीज के लिए हाँ कर लेते हैं, स्माइल करके रखते हैं, बहुत खुश और पॉजिटिव रहते हैं, एक्सेसिव पॉजिटिव रहते हैं। ऑब्वियसली रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में कमिटेड होते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, बट ये थोड़े एक्सेसिव होते हैं बिकॉज दे यूज द डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि सामने वाले को उनके फेस पे जो मास्क लगा हुआ है या पसंद नहीं है वो चीज ये समझ ना पाए। और कहीं ना कहीं ये आपसे थोड़े से विड्रॉल रहेंगे, लगेगा कुछ ना कुछ इंडिकेशन कि कुछ ना कुछ आपसे थोड़ा छुपा रहे हैं। जैसे मोबाइल फोन आजकल मोस्टली है कि पासवर्ड लगा के रखना, व्हाट्सएप पे पासवर्ड लगाना, तो कहीं ना कहीं बहुत सीक्रेटिव होते हैं कि ताकि सामने वाले उनको जज ना कर सके। तो अगर इस तरह के थोड़ा लग रहा है आपको, थोड़ी थोड़ी बात पे वो इरिटेट हो रही है, आपके साथ इतना कंफर्ट जोन फील नहीं करती अच्छा, है, ऐसे तो कुछ उन सब चीजों से इंडिकेशन भी- क्या हो सकते हैं शोभना जी? कि एक तो थोड़ा सा एकाकीपन आना, मतलब अपने आप को साइलेंट रखना, अलग रखना, परिवार से बिल्कुल कट जाना, है ना, जैसा आप कह रहे हैं कि अपने फोन के अंदर अपनी दुनिया में ही गुम हो जाना, तो ये कुछ इंडिकेशन है जिनको पहचानना चाहिए क्या? यस, तो वही है। एक तो सबसे पहले होगा ये पार्टनर के साथ बहुत ओपनली नहीं होंगे। जो चीज अगर वो कुछ कहता है तो हर चीज के लिए कमिटेड होंगे, हाँ करेंगे। ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर हम किसी रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते हैं तो या तो हम बिल्कुल एकदम विड्रॉल हो जाएंगे, या फिर हम एक्सेसिव हर चीज के लिए हाँ करते जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं सीक्रेटिव होंगे, अलग जाके फोन पे बात करना और ये सब बहाने लगाना, तो चीजों से काफी हद तक गुमसुम रहना। अगर दूसरा वाला टाइम स्पेंड करना चाह रहा है बट उनको लगता है कि दूसरा कोई बहाना लगा के अपनी चीजों में इन्वॉल्व हो जाना, तो थोड़े थोड़े ये इंडिकेशन है कि जिससे हम सामने वाले को समझ सकते हैं कई कि बार थोड़ा सा ये भी हो रिलेशनशिप सकता है, शायद सही नहीं है। कई बार ये भी हो सकता है कि ठीक है, आपने जो सोचा था, जिस लिहाज से सोचा था, आप वैसा शायद आपको अपना जीवन साथी नहीं मिला, लेकिन उसके लिए तरीके कई हैं। उसके लिए, जैसा हम शुरुआत में भी कह रहे थे, कि उसका कानूनी रूप से तरीका है। मैं जरा इसका कानूनी पहलू भी जरा इस पर बात कर लेते हैं। प्राची जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्राची जी, एक चीज़ ये कि अगर कोई भी रिश्ता है या जब आप शादी के बंधन में बंध गए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये जो अंजलि ने किया ये आखिरी रास्ता था। रास्ते इसके कई और हो सकते थे। आप परिवार से बातचीत कर सकते थे, समाज में जो है, अगर आपको इतना ही घबराहट थी कि समाज का डर है, तो शायद इस तरीके का कदम नहीं उठाते। तो आप उसमें एक विकल्प भी ले सकते थे। समाज की एक सामाजिक बैठक हो सकती थी, उसमें आप परिवार के लोग बैठ करके उसमें निर्णय निकाल सकते थे। आप
अगर आपको लगता है वहां से भी बात जो है हाथ से निकल चुकी है, तो आप कानून का भी सहारा ले सकते थे, डाइवोर्स ले सकते थे, लेकिन यही क्यों चुना? जो मेरी समझ है पूरे हमारे कानूनी सिस्टम को देखते हुए, हमें अभी तक सोसाइटी ने कानून को एक्सेप्टेंस नहीं दी है। डिवोर्स लीगल है, वो लीगल तो है, पर हमारी सोसाइटी में अभी भी टैबू है। उससे बेटर मुझे लगता है, लोगों को लगता है हम विधवा हो जाए, विडो हो जाए, शायद वो हमें समाज में एक बेटर एक्सेप्टेंस मिलेगी। जब तक कानून और समाज हाथ में हाथ मिला के नहीं चलेगा, तब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। मुझे ये जरूरी लगता है कि शायद हमें स्कूल्स में एक छोटे दर पे लीगल काउंसलिंग, जिसमें आपको आपकी लीगल बाउंड्रीज पता हो, आपको एक लीगल सहायता पता होनी चाहिए कि यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ हर कोर्ट में एक ऐसा सेक्शन जरूर है जो फ्री लीगल एडवाइस और फ्री हेल्पलाइन के लिए होता है। हमें उसमें अच्छे वकीलों को नियुक्त करना चाहिए और वहां पे हमें लोगों को वो चीज अवेयर करनी चाहिए कि आपके पास एक फ्री लीगल सर्विसेज भी अवेलेबल है। लोगों को लगता है लीगली जाएंगे, वकील के पास जाएंगे तो हमारे पास शायद इतनी आमदनी नहीं है, हम इतना खर्चा नहीं कर सकते कि हम वकील को अप्रोच करें। हाँ। तो मुझे इसलिए लगता है कि लोगों में ये अवेयरनेस लानी बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा स्कूल कॉलेजेस में ये अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है कि आपके पास लीगल रिसोर्सेज क्या हैं। हाँ। उससे क्या होगा, समाज में एक्सेप्टेंस भी आनी शुरू होगी। अगर आपको एक यंग एज से अपनी राइट्स पता होंगी, आपके पास क्या कानूनी राइट्स अवेलेबल हैं जिनको आप रिस्पॉन्सिबली यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा बताइए प्राची जी, इसमें थोड़ा सा और डीप जाते हैं। अब जैसा हमें लगा था कि सोनम के बाद शायद राजा रघुवंशी के साथ जो हुआ, उसके बाद शायद ऐसा दोबारा कोई घटना नहीं होगी, लेकिन ऐसा एक बार फिर से हुआ। तो अभी भी क्या समाज में ऐसे रिश्ते हैं जो अभी भी अनसुलझे बने हुए हैं, लेकिन उनका अंत ऐसा ना हो, कम से कम उसके लिए क्या सजेशन है? भाई कानूनी पहलू हमारे पास क्या है, कानूनी ऑप्शंस हमारे पास क्या है, जिससे किसी की जिंदगी खराब ना हो? भाई आप लीगली तरीके से अलग हो सकते हैं। आप किसी भी फैमिली कोर्ट में जाएंगे, वहां पे प्रॉपर काउंसलिंग सेक्शंस हैं, जहां पे हमारे प्रॉपर काउंसलर्स बैठे हैं जो इन सारी सर्कमस्टांसेस को डील करते हुए आ रहे हैं। उनका सारा तजुर्बा ही है कि इन चीजों को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो अगर हम थोड़ा सा कानून की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा कोर्ट की तरफ जाएंगे, कोर्ट में जाके देखेंगे कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इवन अगर आपके घर में कोई भी डोमेस्टिक इशू भी हो रहा है, अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो पहले आपकी सहायता उसको एक आराम से कैसे सॉल्व कर कोशिश करती है। तो हर जगह काउंसलर्स ऐसे लाइन अप हैं जो कि आपके आपसी वो भी है, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ घर की दिक्कतें आ रही हैं, उनको बैठ के कैसे सुलझा सकते हैं। ठीक है, वो सहायता करने के लिए कोर्ट्स में ऐसे लोग हैं, नियुक्त है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं जरा अनिल जी को भी जोड़ रहा हूं। अनिल सर, एक चीज ये कि जिस तरीके से इस पूरे मर्डर को प्लान किया गया, ऐसा लगता है क्योंकि ये पूरा प्लान मर्डर दिखाई देता है, तो ये एक शातिर अपराधी की तरह जिस तरीके से इसको प्लान किया गया, इसको एग्जीक्यूट किया गया, इसमें कोई सुराग नहीं छोड़ा गया। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो फोन कॉल डिटेल्स थी उसके जरिए इसका खुलासा हुआ, वरना तो ये पूरी तरीके से हिट एंड रन का मामला था। बेलू जी देखिए, मैं जहां तक इस पूरे मामले को देखता हूँ, एक तो जो समुदाय विशेष है जिसके अंदर ये हुआ है, यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है इस समुदाय के अंदर, नंबर एक। नंबर दो, परंपरागत रूप से वहाँ आज भी परंपरागत रूप से किसी बूढ़े बुजुर्ग या किसी ने कह दिया तो ये मान के चलिए कि बचपन के अंदर ही शादियां तय हो जाती है और वो उनको वहां करना जरूरी है। उसके पीछे एक लॉजिक या एक तर्क ये आता है कि कहीं ना कहीं
इसके अंदर पैसे का एक्सचेंज लेन देन भी होता है या आटा साटा होता है इस प्रकार के समुदाय विशेष के अंदर। एजुकेशन की कमी है, परंपरागत रूप से ये इस ट्रेडिशन को कठोर रूप से आज भी मान रहे हैं। तो इसके अंदर इस प्रकार, क्योंकि एक ही समाज के लोग हैं, आप देखिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप परिवार के दबाव के अंदर, सामाजिक दबाव के अंदर या क्या रहा होगा, अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये सामने आया है। ऐसे प्रकरणों का मैंने जब इन्वेस्टिगेशन किया है तो एक तो एजुकेशन की कमी, दूसरा नाता प्रथा, तीसरा किसी भी प्रकार से अपने परंपरागत चीज को अगर फादर या किसी ने कह दिया तो उसका पालन 100% कराने की कोशिश करते हैं। समाज भी उसके साथ जुड़ जाता है। ऐसे ये समाज का मामला है। तो एक समाज के व्यक्तित्व जो वो है वो वहां भेजना नहीं चाहते थे, या ऐसा रहा होगा, या उसने, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये पढ़ी लिखी है, एमए करने जा रही है बच्ची, इसको बताना चाहिए था, इसको हेल्प लेनी चाहिए थी पुलिस की, इसको कहीं ना कहीं सोशल जो महिला सलाह सुरक्षा नहीं सर, एक चीज देखिए ना, मैं उसका जो जिस बात का जिक्र मैं शुरुआत में कर भी रहा था कि ये हिट एंड रन का केस दिखाना, वहां पर सड़क पर बैठ करके ये बताना कि उसके साथ चोरी भी हुई है, उसके गहने चुरा करके ले गए, जबकि वो खुद उतार करके गहने दे देती है। तो ये मतलब सब कुछ उसके दिमाग में एकदम सिस्टमैटिक सेट था कि उसको कब क्या करना है। देखिए ये मैं अब आपको शुभेंदु जी बताता हूँ, ये डबल माइंड हो गई ना। हाँ। प्रोफेशनल नहीं है। हाँ। ये तो डबल माइंड हो गई। पहले तो इसने स्टोरी छुपी के हाँ हमारे को लूट मार कर ली, फिर इसने कर दिया एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट की रिपोर्ट चाचा ने वहां दर्ज कराने की कोशिश की, फिर ये बात चला के नहीं इसके तो कान की बाली और अंगूठी मोबाइल चोरी हुआ है। यहाँ से ये जो ट्विस्ट हुआ है, तो ये प्रोफेशनल अगर होते तो एक ही स्टोरी रखते, लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं थे और ये प्रोफेशनल होने की कोशिश जरूर की है इन्होंने, लेकिन ये उसको जब तो पकड़ में आ गई जल्दी से। आप ये देखिए कि ये जो लड़की है ये कहीं ना कहीं किसी दबाव के अंदर आके इसने इसकी हेल्प ली होगी, या जो ये संजू है और उसने दोनों दोस्त बुलाए, उसने इसको ऐसा वादा किया कि हाँ ठीक है हम आपका साथ देंगे, तो ये संभव हो पाया, प्लानिंग हो पाई। ये हम कहते जरूर हैं कि बहुत पूरी प्लानिंग है, लेकिन इस प्रकार के ये प्रोफेशनल हो नहीं सकते। मर्डर खुल गया ना, ये चीजें सामने आ जाती है पुलिस के सामने। हाँ। कुछ चीजें तो मेरा ये मानना है कि हम कहाँ फेलियर है, समाज कहाँ फेलियर है, या पुलिस या कम्युनिटी पुलिसिंग हमारी कहाँ फेलियर है कि इस तरह के लोगों का हम पहुंच नहीं पा रहे। ये हमारे को पहुंचना पड़ेगा कि इस तरह की वारदात को रोकने के लिए हम कम्युनिटी पुलिसिंग करें। कहाँ पिछड़े हैं, कहाँ वंचित हैं लोग बाग, आज भी इस प्रकार की मानसिकता को लेके बैठे हैं, तो उसका सुधार करना हमारा या सरकार का, प्रशासन का एक होना चाहिए नजरिया कि हम पहुंचे। अच्छा, एक सवाल ये भी हमारे पास नहीं पहुंचे। एक सवाल ये भी कि सोनम वाले केस के बाद अब ये अंजलि का केस हुआ, तो ऐसे मामलों की जांच के लिए क्या अलग से कुछ प्रोटोकॉल बनाने की भी जरूरत है, ताकि उसको देख करके समझ में आना चाहिए। शुरुआत में क्योंकि अलग दिशा में इस जांच को देखा जा रहा था, हिट एंड रन का ही मामला, इसको समझ करके इसकी जांच की जा रही थी, वो तो बाद में जब चीजें सामने आई तो उसमें पूरा खुलासा हुआ। तो क्या इसके लिए अलग से एक प्रोटोकॉल भी होना चाहिए क्या? नहीं, शुभेंदु जी बिल्कुल सही है ये प्रोटोकॉल, और इस प्रकार के एक तरह से इम्पोर्टेंट या समाज के अंदर इस तरह की जो मानसिकता के हैं उन केसेस को डील विद करना चाहिए। और ऐसी अगर कुछ चीजें सामने आई है तो उस कम्युनिटी विशेष या उस वर्ग के लोगों के जो चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़की हैं, पक्ष हैं और विपक्ष हैं, दोनों के सामने इस बात को खुल के रखना चाहिए। और ये हमारी, मैं यही बता रहा हूँ कि हमारी भी कहीं ना कहीं ड्यूटी है। आप जो सही कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो इस प्रकार की विशेष इसके लिए प्रकोष्ठ या इस प्रकार का बनना चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर इसके अंदर रोक लगे। क्या हम इसको एक जिले तक सीमित रखते हैं या हम एक राज्य तक सीमित रखते हैं, या वहीं रह जाता है। आप जैसे एनडीटीवी है, ये टीवी मीडिया देखता है इसलिए लोगों को पता लग जाता है, अदरवाइज तो ये घटनाक्रम पता ही नहीं लगे कि कहाँ क्या हो रहा है। मैं तो आपको एनडीटीवी को इस प्रकार का विशेष ध्यान देता हूं, तो ये हमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि पुलिस प्रशासन एजेंसी
इस प्रकार के केसेस को बहुत ज्यादा एक मॉड्यूल रख के इसको न्यायालय के अंदर भी, और जैसा हमारे पैनलिस्ट पहले मनोचिकित्सक और ये इस प्रकार की जो कोई हेल्प हो सकती हो इन लोगों की, वो लेके समाज के लोगों के काउंसलिंग ऐसे लोगों की होना बड़ा जरूरी है। लेकिन समझ में आया कि किसको काउंसलिंग की जरूरत है। मैं इसमें शोभना जी को जरा जल्दी से जोड़ता हूं। शोभना जी, हमने ये देखा कि बड़ा जघन्य अपराध जिस तरीके से इसको जो है एग्जीक्यूट किया गया, ये ऐसे लोगों की पहचान हो कैसे? भाई अब ये तो पता चले कि काउंसलिंग किसकी करनी है ना, और इसके लिए क्या वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, या जैसा आप पहले बता रहे थे कि बहुत शांत रहते हैं, बिल्कुल पाक साफ अपने आप को रखना चाहते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी हो सकती है? देखो, सबसे पहले प्रवृत्ति जानने और काउंसलिंग से पहले है कि पेरेंट्स को घर का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पर कि बच्चे उनसे बात अपनी खुल के कर सकें, ताकि ये सब अपराध ही ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बच्चे को भी अपनी बात कहनी और रखनी आनी चाहिए। अगर हम कोई एग्रेसिव इस तरह का डिसीजन अगर हम लेते हैं या हम इस तरह की वारदात करते हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और फैमिली के लिए ऑब्वियसली अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी चीज है जो सोसाइटी को भी हर चीज को समझना चाहिए। आजकल एजुकेटेड हो रहे हैं लोग, वो अपने हिसाब से चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एक सोशल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर ये थोड़ा कम हो। उसके बाद जो पर्सन है उसको भी कहीं ना कहीं तक ये समझना चाहिए कि क्या रास्ता है इनके लिए। ऑब्वियसली जो हमारे जो रूल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़े सख्त होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ने करा कुछ बहुत ज्यादा उसको सजा नहीं मिली, पनिशमेंट नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली दूसरे वाले को भी बहुत ज्यादा इससे ढील मिलती है। तो सोसाइटी, फैमिली एज वेल एज अ कानून, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा भी पर्सन की काउंसलिंग, ताकि इनका जो नेचर है, कोई भी चीज एकदम अचानक कभी नहीं होती है, उसके जो बीज हैं वो पहले से धीरे धीरे पनपने लग जाते हैं, समझ में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कोई पर्सन बहुत एग्रेसिव है, बहुत छोटी छोटी बात पे वॉयलेंट हो रहा है, आपसे चीजें शेयर नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को जो है वो छुपा रहा है, यूजुअली ये लोग फोन को ज्यादा सीक्रेटिव रखते हैं और अपने फेस पे एक मास्क लगाए रखते हैं, जो कि बहुत सामने वाले को इतना पॉजिटिव लगता है कि पर्सन एकदम कंफर्टेबल है, इसलिए वो बहुत जल्दी ट्रस्ट भी दूसरे का जीत लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं। तो पर सारी चीजें हो तभी चीजें पॉसिबल है। सिर्फ एक चीज करने से मुझे नहीं लगता कि ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगे, रुक पाएंगी। हाँ, सभी चीज़ों को कलेक्टिव देखा जाना चाहिए, और इसमें जो है घर का एनवायरनमेंट से लेकर के आप किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, इन सभी चीज़ों का जो है बड़ा महत्व रहता है। मैं इसमें थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ते हुए इसमें प्राची जी को भी जोड़ रहा हूँ। प्राची जी, एक चीज़ हमें कानूनी सलाह, और इसमें क्योंकि जिस तरीके का ये हत्याकांड हुआ, इसमें पुलिस की जांच तो चल ही रही है, हालांकि इसमें खुलासा बहुत हद तक हो चुका है, लेकिन ऐसे मामले के अंदर ऐसी नज़ीर पेश की जाए कि भाई आगे कोई भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे, तो अधिकतम सजा इसमें क्या प्रावधान है कानून के मुताबिक? इसमें मैक्सिमम तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। हाँ, इसमें मैक्सिमम तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है कि आपको जीवन भर की सजा मिल जाएगी। हाँ। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमें कुछ एज अ पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर्स, थोड़ा सा कानून हमें हमारे बच्चों को सिखाना शुरू करना चाहिए। उनमें थोड़ा तो कानून का फियर डालना जरूरी है। आप उनको उनकी डेली लैंग्वेज में, आपके उसमें, हम अपने बच्चों को बहुत शेल्टर करते हैं कि हमें, अरे कोई वारदात, इतनी बड़ी वारदात हुई, हम उनके साथ डिस्कस नहीं करते। अगर हम उनको डिस्कस करें, उनको बताएं कि इसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या हो सकता है आपकी लाइफ के साथ अगर आप ऐसी चीजें करेंगे, थोड़ा कॉलेजेस में, थोड़ा स्कूल में, धीरे धीरे एकदम बेसिक लेवल पे ये ज्ञान अगर हम देंगे, तो मुझे लगता है हमारी डे टू डे लाइफ में आ जाएगा और हमें फिर ऐसे एपिसोड, ऐसे किस्से कम होने शुरू होंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने बहुत सारे सवाल और उनके जवाब यहाँ पर तलाशने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन प्यार, धोखा, शादी और कुछ अनसुलझे सवाल जो कि आज भी बरकरार हैं, लेकिन ऐसे में इसका अंत इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। इसके विकल्प कई और भी थे जिसको लेकर के हमने बात की। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा।